Next topic from the neurology pediatrics is about the tuberculous meningitis. So, we discussed in the last lecture about the pyogenic meningitis. Now is our topic tuberculous meningitis. So, what is tuberculous meningitis? It is inflammation of leptomeninges due to Mycobacterium tuberculosis. अगर ये बैक्टीरिया जो है हमारी लेप्टोमेनिंजेस को जाके इन्फ्लेम कर देता है, सो दिस इज़ टीबी मेनिंजाइटिस. लेप्टोमेनिंजेस में कौन सी दो आती हैं? पिया मैटर और रेकनॉइड मैटर. सो अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको कह देंगे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस. फिर हम बात करते हैं कि जो है ना इसकी इंसिडेंस क्या है. सो पहले वो कहते हैं कि अब ये जो टीबी मेनिंजाइटिस होता है इसका बेसिक डिफरेंस जो पायोजेनिक से होता है ना वो ये होता है कि टीबी इज़ क्रॉनिक. तो इस वजह से इसको 4 महीने लगते हैं डेवलप होने के लिए. इस वजह से जो इन्फेंट्स होते हैं लेस दैन 4 मंथ्स ऑफ एज उनमें ये कॉमन नहीं होता. इसका जो इंसिडेंस होता है वो 5 इयर्स ऑफ एज से कम वाले बच्चों में होता है ज़्यादा. और मैक्सिमम जो रिस्क होता है टीबी का वो 6 मंथ्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर होता है. अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर टीबी जो है उसका मेनिंजाइटिस होगा. और 5 साल से छोटे बच्चों में होता है और लेस दैन 4 मंथ्स में नहीं होता. हिस्ट्री किसकी होगी? चेस्ट या लंग डिजीज़ की इन द फैमिली मेम्बर में हेल्प इन द डायग्नोसिस. इसको हमने सिनेरियोज़ में डिस्कस किया था डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में. इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मीज़ल्स हो सकती है. तो किस किस की हिस्ट्री हो सकती है? हिस्ट्री ऑफ चेस्ट लंग डिजीज़ इन फैमिली मेम्बर एंड हिस्ट्री ऑफ मीज़ल्स. ठीक हो गया. उसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की. तो इसका जो है ना एक केशियस लीजन बनता होता है किसमें? कॉर्टेक्स में, मेनिंजेस में और कोराइडल प्लेक्सस में. कहाँ पे? कॉर्टेक्स के अंदर. कॉर्टेक्स के अंदर जो ब्रेन का कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर. ठीक है. ब्रेन की जो मेनिंजेस होती हैं उनके अंदर और कोराइडल प्लेक्सस के अंदर क्या होता है? इसकी केशियस लीजन बनती है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म होता है उसके गिर्द सारे हमारे बैक्टीरिया जो लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस इकट्ठे हुए होते हैं. और अगर ये जो केशियस फोकस है ये ब्रेन की सरफेस पे बनता है तो उसको कहते हैं रिचस फोकाई. ब्रेन की सरफेस पे बन रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं? रिचस फोकाई. अब ये जो केशियस फोकाई होते हैं ये क्या करते हैं जब ये इनलार्ज होते जाते हैं साइज़ में. ठीक है. बड़े होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे तो क्या होगा? जो अंदर वो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं वो CSF में चले जाएंगे. ठीक है. तो ये चीज़ होती है कि लार्ज होके जो है सब अरेक्नोइड स्पेस जहाँ पे CSF पड़ा होता है उसमें बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं. फिर क्या होता है? वहाँ पे एक्सुडेट बन जाता है. एक्सुडेट बन जाएगा तो क्या होगा? हमारी वेजल्स जो होंगी उनके गिर्द एक्सुडेट इकट्ठा हो गए तो वेजल्स क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी. तो वेजल्स बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा ब्रेन का उस जगह का. तो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है जहाँ पे इन्फेक्शन होती है वो हमारी होती है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व साइट जो होती है वो होती है ब्रेन स्टेम. ठीक है. ब्रेन स्टेम एक्सुडेट इकट्ठा हुआ, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुई, इन्फेक्शन हुआ. कहाँ पे? मोस्टली है ब्रेन स्टेम में. अब सोचें ब्रेन स्टेम की इन्फेक्शन हो जाएगी तो क्या होगा? कौन सी क्रेनियल नर्व्स अफेक्ट होंगी? 3, 6 एंड 7th क्रेनियल नर्व्स. तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो रही थी? मोस्टली 6th क्रेनियल नर्व. यहाँ पे कौन सी हो रही है? 3rd, 6th एंड 7th. वहाँ पे एक और चीज़ थी 8th नर्व भी इन्वॉल्व हो रही थी जिसकी वजह से डेफनेस हो रही थी और ऑप्टिक नर्व भी इन्वॉल्व हो रही थी क्योंकि वो फ्रंटल लोब को मोस्टली इन्वॉल्व कर रहा था अगर वो मेनिंजोकोकल था तो. ठीक है. आई थिंक न्यूमोकोकल था मेनिंजोकोकल. बस वो फ्रंटल लोब को इन्वॉल्व कर रहा था और वर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रहा था. अब यहाँ पे जो है 3, 6 और जो है 7th क्रेनियल नर्व जो होती है ना वो इन्वॉल्व होती है. ठीक है. और इसके अलावा अगर हम बात करें
हाँ, जो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस था ना वो फ्रंटल लोब्स ऑफ वर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रहा था। यहाँ पे जो है कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं, 3rd 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व्स। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, मतलब एक तो हमारी वेजल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं, दूसरी हमारी जो सिस्टर्न्स हैं अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती हैं तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। ये भी हो सकता है। सेम उसी तरह सेरिबल एडिमा हो सकता है, अगर वो एक्सुडेट है तो सेरिबल एडिमा हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से कॉम्प्लिकेशंस बना लें। वेसल्स ऑब्स्ट्रक्टिव इन्फॉक्शन हो गया ब्रेन स्टेम का, तो कौन सी क्रेनियल नर्व्स इफेक्ट हुई हैं, 3rd 6th 7th। और क्या हो रहा है, हाइड्रोसेफलस, और क्या हो रहा है, सेरिबल एडिमा हो रहा है। फिर हम बात करें क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, तो इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टेज 1। स्टेज 1 जो होती है उसको हम प्रोड्रोमल फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आते, कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, बस सर दर्द होती है, ड्राउजीनेस होती है, और माइलस्टोन्स बच्चा अचीव नहीं कर रहा होता है, इरिटेबल होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, बुखार होता है बच्चे को, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया। ठीक है, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक स्टेज है, प्रोड्रोमल फेज। फिर आती है स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 जो होती है अगर हम उसकी बात करें तो वो ये यहाँ पे सारी इन्होंने दिखाई हुई है। इसकी अगर इस सारे को समराइज़ किया जाए स्टेज 2 को, तो इसमें जो मेनिंजेस की जो साइंस होते हैं ना वो आना शुरू हो जाते हैं। स्टेज 2 जो होती है इट इज़ ड्यू टू 3 चीज़ें। ठीक है, एक हाइड्रोसेफलस की वजह से साइंस आएंगे स्टेज 2 में। ठीक है, एक आईसीपी रेज्ड हो गया, और तीसरा जो है मेनिंजल इरिटेशन शुरू हो गई है। ये 3 चीज़ों की वजह से स्टेज 2 में साइंस आ रहे हैं। तो जब मेनिंजल इरिटेशन होगी तो साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन होंगे सारे जो हमने देखे, कर्नेक्स प्रोड्यूस की साइन, लेकिन वो ऐसा इसमें प्रोमिनेंट नहीं होते, वो पायोजेनिक में होते हैं। यहाँ पे हेडेक होगा, मोस्टली ऑक्सीपिटल हेडेक होगा, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन होगी, और 6th नर्व पाल्सी हो गई, 3rd नर्व पाल्सी हो गई, जिसकी वजह से पेशेंट स्क्विंट में चला जाएगा। फेशियल पाल्सी मतलब 7th नर्व इन्वॉल्व होगी, तो हमने देखा ना 3, 6 और 7th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है। 3rd होगी तो स्क्विंट हो जाएगा, ऑक्यूलोमोटर। अगर 6th होगी तो एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी, उसकी वजह से स्क्वेंट होगा, और अगर 7th नर्व इन्वॉल्व हो रही तो फेशियल पाल्सी में पेशेंट चला जाएगा। फिर बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेले होगा, और सूचर्स सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज़ दिस साइन जिसमें एंटीरियर फॉन्टेनेले जो है वो बल्ज करता है टीबी के अंदर, और सूचर सेपरेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं क्रैक पोर्ट साइन। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आईसीपी रेज होने की वजह से पेपिलिडीमा होता है, हेड सर्कमफ्रेंस लार्ज हो जाता है, और जो है कोराइडल ट्यूबरकल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं फंडोस्कोपी के अंदर। ठीक है, फंडोस्कोपी करते हैं तो इन्हें कोराइडल ट्यूबरकल्स नज़र आते हैं, और पेशेंट सेमी कॉन्शियस भी हो सकता है और कन्वर्जेंस डेवलप कर सकता है। सो दीज आर ऑल द साइंस इन द स्टेज 2, जिसमें 3 तरह की आपने चीज़ें याद रखनी है। स्टेज 1 प्रोड्रोमल था, उसमें कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं आ रहे थे, बस गला खराब, सर दर्द और फीवर वगैरह, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, इरिटेबिलिटी हो रही थी। स्टेज 2 में आईसीपी रेज हो गया, और हाइड्रोसेफलस डेवलप हो गया, और तीसरा मेनिंजल इरिटेशन शुरू हो गई है। इस वजह से सारे साइंस आ रहे हैं। फिर होती है स्टेज 3, क्रैकपॉट आपने याद रखना है क्या होता है। स्टेज 3 में क्या होगा कि जो बच्चा है वो 3rd वीक के अंदर, स्टेज 3 है ना, तो 3rd वीक में बच्चा कोमा में चला जाएगा। फिर उसकी जो फीसिस होंगी वो हार्ड हो जाएंगी। पहले वो कॉन्स्टिपेशन में था, अब उसकी फीसिस जो है वो हार्ड हो जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं एब्डोमेन के अंदर, मतलब जो फीसिस हार्ड होने की वजह से ना, इमैसिएटेड विद स्कैबुलस मैसेस। ठीक है, ये स्कैबुलस मैसेस हार्ड फीसिस हो जाती हैं। फिर फीवर, कन्वर्जेंस, और इसके अलावा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ ओपिस्थोटोनस। ठीक है, इतनी ज़्यादा नेक स्टिफनेस हो जाएगी कि बच्चा ओपिस्थोटोनस में चला जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। और एक चीज़ होती है टेकी सेरिब्रेले। टेकी सेरिब्रेले क्या होता है, टेकी सेरिब्रेले क्या होता है कि congested streak produced by drawing the nail across the skin। ठीक है,
कि जैसे हम किसी को नेल मारते हैं स्किन के उधर ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसे नेल जो है ना उसको स्किन के ऊपर करते हैं, तो उसकी वजह से एक हमारे ऊपर, मतलब आप अपनी स्किन के ऊपर से नेल ऐसे स्ट्रीक बनाए ना, उसको ऐसे करके नेल खींचें तो उसकी वजह से ना एक वहाँ पे निशान रह जाता है। तो इसी तरह वहाँ पे भी ना कंजेस्टेड स्ट्रीक बन जाती है ब्रेन के अंदर, सेरिबैरम के अंदर, वो हमें मिलती है। ठीक है। रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड बाय स्ट्रोकिंग द स्किन विद अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी वजह से इसको कहते हैं टैकी सेरिब्रेले। ठीक है। तो वो जो एक रिएक्शन शुरू हो जाता है ना उसको कहते हैं टैकी सेरिब्रेले। एक स्ट्रीक हमने बनाई और उसकी वजह से जो है ना ये आना शुरू हो गया। तो स्टेज 3 में क्या हो रहा है, पेशेंट कोमा में जा रहा है, हार्डेंड फेसेस हो गए, ओपिस्थोटोनस और टैकी सेरिब्रेले। टैकी सेरिब्रेले में क्या होता है कि हम उसको पेशेंट को नेल ऐसे उसकी स्किन के ऊपर ऐसे करते हैं तो वो एक स्ट्रीक बन जाती है रेड कलर की, वहाँ पे एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन एक्चुअली शो कर रहा होता है कि कोई ना वो चल रही है, कोई अंडरलाइंग नर्वस और सेरिब्रल डिजीज़ चल रही है। सो ये स्टेज 3 में हमें मिलता है, 3rd वीक ऑफ प्रॉब्लम के अंदर। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको टीबी है। कैसे? क्रॉनिक हिस्ट्री है, वेट लॉस चल रहा है, लो ग्रेड फीवर चल रहा है, फैमिली हिस्ट्री कॉमन है, तो ये सारी चीज़ें हमें टीबी की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है। साथ में फिर हम क्या करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे। लंबर पंक्चर में हमने पीछे देखा था हमें क्या क्या मिलता है। लंबर पंक्चर में जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है। ठीक है। जो उसका CSF का मटीरियल होता है हमें स्ट्रॉ कलर्ड मिलेगा। और कौन से सेल ज़्यादा हुए होंगे, क्रॉनिक है ना, लिम्फोसाइटोसिस हुई होगी, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक है। लंबर पंक्चर में दिस इज़ लंबर पंक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है लंबर पंक्चर के बारे में। ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इसको जो मटेरियल हमने लिया है लंबर पंक्चर से CSF, इसको हम 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ पे कॉब वेब उसके अंदर बन जाएगा, एक जाला सा बन जाएगा। फिर उस कल्चर जो सब लंबर पंक्चर के हमने मटेरियल लिया है उसका हम ZN स्टेनिंग करेंगे, उसमें हमें एसिड फास्ट बैसिलाई मिल जाएंगे। इसके अलावा वी हैव द माइकोडोट टेस्ट। ठीक है, जिसमें हम PCR करके उसकी एंटीजन टेस्टिंग कर लेते हैं। तो क्या क्या हो गया, कलर हमें स्ट्रॉ कलर मिलेगा। फिर हमने उसको अकेला छोड़ दिया तो कॉबवेब बन गया उसके अंदर, प्रोटीन्स एलिवेटेड हो जाएंगी, ग्लूकोज ड्रॉप कर जाएगा। फिर हम ZN स्टेनिंग करेंगे तो एसिड फास्ट बैसिलाई मिल जाएगा। माइक्रोडोज टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें उसकी एंटीजन डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो हमने कर लिया लंबर पंक्चर जिसमें हमने CSF की एग्जामिनेशन कर ली। इसके अलावा ब्लड टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, ESR रेज्ड मिलेगा, लिम्फोसाइटोसिस मिल जाएगी। फिर क्या है, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है चेस्ट एक्सरे चेस्ट। ठीक है। एक्सरे चेस्ट करेंगे तो हमें लंग्स के अंदर TB की साइंस मिल जाएंगे, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, हाइलर और मिलरी TB मिल सकती है, वो जो ऐसे ऐसे दानों की फॉर्म में होती है। ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट एक्सरे। फिर क्या होता है, इसके अलावा स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं TB के केस में, और लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं, और फंडोस्कोपी करेंगे तो क्या मिलेगा, कोराइडल ट्यूबरकल्स मिल जाएंगे, पेपेरिडीमा ऑप्टिक ट्रॉफी मिल जाएगी। फिर आता है CT स्कैन। ठीक है। तो CT स्कैन जो है उसमें फिर हमें सारा कुछ मिल सकता है, ट्यूबरकुलोमास वगैरह जो भी उन्होंने दिया होगा। ठीक है। सो क्या क्या हमारे इन्वेस्टिगेशंस में हो गया, आप मेरे साथ करें। सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर्स, फिर लंबर पंक्चर, फिर CBC, फिर चेस्ट एक्सरे, फिर स्पूटम, फिर CT, फिर लिम्फ नोड बायोप्सी, फिर फंडोस्कोपी। ठीक है। तो लंबर पंक्चर तो होगा ही होगा ना, CSF एग्जामिनेशन। 3 C हैं, CBC, CT स्कैन, चेस्ट एक्सरे। स्पूटम एग्जामिनेशन, लिम्फ नोड तो वैसे ही TB के लिए होता है, और फंडोस्कोपी में हमें TB नज़र आ जाएगा अंदर आँखों के अंदर जो भी उसने मसला क्रिएट किया होगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द सेम एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो हमने मैनेजमेंट देखी थी ना सपोर्टिव, वो आप लिख देंगे।
के वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट फ्रीक्वेंटली करेंगे, रोज़ाना जो है हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे, इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड करेंगे रोज़ाना, बॉडी वेट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करेंगे, पहले 12 घंटे बाद, हर 12 घंटे बाद, फिर रोज़ाना, फिर उसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, बुखार है तो टैबलेट स्पॉन्जिंग पैरासीटामोल दे दिया, फिर फीडिंग के लिए उसको आयरन मल्टीविटामिन्स दे दिए, फ्लूइड्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए ताकि SIADH डेवलप ना हो, और अगर हो तो उसके कॉम्प्लिकेशंस ना आए सेरेब्रल एडेमा के लिए। फिर अगर पेशेंट कोमाटोज है तो उसको बाउल ब्लैडर केयर किया, डिक्यूबिटस अल्सरेशन को केयर किया, उसकी माउथ केयर की होती है, माउथ केयर करनी होती है, ठीक है, हाइजीनिक का ख्याल रखना होता है। फिर अगर सीजर्स हैं तो IV डायज़ेपाम दे दिए, फिनोबार्बिटोन फेनाटोइन दे दिए। तो ये सारी सपोर्टिव जो हमने बैक्टीरियल के केस में देखी थी वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर स्पेसिफिक, अब वहाँ पे पायोजेनिक के केस में स्पेसिफिक स्टेरॉइड्स थे और एंटीबायोटिक्स थी, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक है दैट इज़ एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। अब आपने इसकी डोजेस भी याद रखनी है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी याद रखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसका जो है ना बल्कि बना ही देती हूँ क्योंकि एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है, कि आपने कैसे स्पेसिफिक थेरेपी करनी है। आपको पता है कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, याद है आपको एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी वाली ड्रग्स? तो मैं आपको डोजेस की जो एक सीक्वेंस है ना उसके मुताबिक आपको लिख के दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको याद करने के लिए ना IREP रखा हुआ है नाम, IREP, I फॉर आइसोनियाजिड, R फॉर रिफेम्पिसिन, ठीक है, E फॉर इथैम्ब्यूटल, P फॉर पायराजिनामाइड, और एक अलग होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। अब जो हमारा I है ना, मतलब शुरू वाले जो है ना तीनों 15 हैं, 15 15 15, ठीक है, मतलब इनकी जो डोजेज़ हैं वो सेम है, 15 मिलीग्राम्स पर kg पर डे। लेकिन जो पायराजिनामाइड है ना इसकी ज़्यादा डोज है थोड़ी, 30 मिलीग्राम्स पर kg पर डे, 30 मिलीग्राम्स पर kg पर डे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन की भी 30 मिलीग्राम्स, ठीक है। तो IRE जो है ना इनकी 15 है और बाकी दोनों की 2 है। अब आपकी जो है आइसोनियाजिड, दिस इज़ योर फर्स्ट चॉइस। इनके कॉम्प्लिकेशंस आपने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई हैं, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। कि आइसोनियाजिड जो है हेपेटोटॉक्सिक होती है, न्यूरोपैथी करवाती है, क्योंकि ये पायरोडोक्सिन का लेवल कम करती है, इस वजह से हम पेशेंट को साथ में विटामिन B12 जो है वो देते हैं, ठीक है, विटामिन B6 वो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको पायरोडोक्सिन की डेफिशिएंसी ना हो और न्यूरोपैथी ना हो ड्यू टू आइसोनियाजिड। और आइसोनियाजिड ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है, और आइसोनियाजिड फीवर कॉज करती है, और आइसोनियाजिड जो है हेपेटोटॉक्सिक है तो अमाइनोट्रांसफेरेसेस को इंक्रीज़ करती है। तो आइसोनियाजिड की 2 कॉम्प्लिकेशंस आपने नहीं भूलनी, एक ये हेपेटोटॉक्सिक है, दूसरी ये न्यूरोपैथी कॉज करती है, ठीक है। रिफेम्पिसिन जो है ये भी फर्स्ट लाइन ड्रग है, और रिफेम्पिसिन के बारे में आपको पता है कि ये हमारी जो सिक्रीशंस होती हैं बॉडी की उनको ऑरेंज डिस्कलरेशन कर देती है, ठीक है। पायराजिनामाइड के बारे में जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि ये गाउट करवाती है, गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है, यूरिक एसिड का लेवल ये क्योंकि ज़्यादा करती है। फिर इथैम्ब्यूटल, E फॉर इथैम्ब्यूटल, E फॉर आई प्रॉब्लम्स, तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस और विजन इश्यूज़ करवाती है, ठीक है। इस वजह से 6 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम इथैम्ब्यूटल नहीं देते। इसके अलावा इथैम्ब्यूटल GIT अपसेट और हाइपर सेंसिटिविटी करवाती है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको पता है माइनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, एंड इट कॉजेस ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये सारे इनके साइड इफ़ेक्ट्स आपने याद रखने हैं। हेपेटोटॉक्सिक 2 हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन। आइसोनियाजिड जो है ये न्यूरोपैथी करवाएगी, रिफेम्पिसिन जो है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ सेक्रीशंस करवाती है, पायराजिनामाइड गाउटी आर्थराइटिस, इथैम्ब्यूटल आई प्रॉब्लम्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो किडनी और ईयर्स के लिए टॉक्सिक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं जो मैंने आपको स्पेसिफिक थेरेपी में बता दिया, ठीक हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू विल राइट द मैनेजमेंट ऑफ द TB।
उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशंस सेम बैक्टीरियल वाली होंगी जो सैकराइड्स हमने निमोनिक पढ़ा था। इसके अलावा जो एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस टीबी के लिए है ना, वो आपने याद रख लेनी है। वो क्या है? ट्यूबरक्यूलोमा। ट्यूबरक्यूलोमा, हाँ, बस यही एडिशनल है, बाकी सारा सेम है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ इंसिपिटस कॉज कर सकती है, ठीक है। वो वहाँ पे SIADH कर रहा था, ये यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिटस भी कॉज कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टीबी। हम इसके यूज़ करते हैं। सो देखें, 6 साल की अनवैक्सीनेटेड गर्ल है, कोमाटोज कन्वर्जेंस में है। कैसे पता चल रहा है टीबी है? उसको 1 महीने से बुखार है, वेट लॉस है, कफ है। सो इतना ज़्यादा उसका ड्यूरेशन ऑफ, मतलब क्रॉनिक चीज़ है ना। सो दिस विल बी टीबी। और साथ में उसको जो है वो ये सारे साइंस आ रहे हैं। पेपिलिडीमा हो गया उसको, और डिक्रीज मूवमेंट्स ऑफ राइट हाफ ऑफ द बॉडी। सो दिस इज़ टीबी। इसका आप लिखेंगे कि दिस इज़ ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। और इसके बाद आ जाता है कि 3 इन्वेस्टिगेशंस टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस। और मैनेजमेंट कर लेंगे। नाउ इज 7 years old unvaccinated child, fever, weight loss, persistent headache and cough. DDs आपने बताने हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल मलेरिया, वायरल एनकेफेलाइटिस, अदरवाइज दिस इज टीबी। स्पेसिफिक मैनेजमेंट विल बी, आप लिखेंगे किसकी? स्पेसिफिक मैनेजमेंट आप लिखेंगे टीबी की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि टीबी की मेनिंजाइटिस आपने तो टीबी जो है ना स्पेसिफिक उसकी मैनेजमेंट लिख दी, जिसमें ATT थेरेपी है। फिर 10 साल का अनवैक्सीनेटेड है और फीवर और मेनिंजल इरिटेशन, राइट लोब कंसोलिडेशन, दिस इज़ टीबी मेनिंजाइटिस अगेन। और 6 कॉम्प्लिकेशंस आप लिख देंगे, जिसमें सारी कॉम्प्लिकेशन सैकेराइड्स जो हमने देखा था निमोनिक प्लस ट्यूबरकुलोमा। फिर 7 years old वैक्सीनेटेड गर्ल, उसको देखें फीवर, कफ, कन्वर्जेंस है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है। 3 DDs आपने लिख देने और इन्वेस्टिगेशन लिखनी है। देन देखिए हेडेक, वॉमिटिंग, टॉनिक क्लॉनिक फिट्स, देन बिकम्स अनकॉन्शियस। सो व्हाट इज़ योर DD? 8 years old गर्ल। तो दिस इज़ DDs इसके वो हमने बता देने हैं जो हमने लिखे हैं। सेरिब्रल मलेरिया, वायरल एनकेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस। 4 हफ्ते से उसको ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिस इज़ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस, दैट विल बी टीबी, ठीक है। उसके बाद 6 years old बॉय, लॉस ऑफ वेट, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग। तो लॉस ऑफ वेट विद 2 महीने से ये प्रॉब्लम है, सो दिस इज बी टीबी। 4 इन्वेस्टिगेशंस आप लिखनी है, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। देन देखें 1 महीने से उसको बुखार, हेडेक, वॉमिटिंग, और उसकी ग्रैंड मदर, मतलब हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है टीबी की। 4 न्यूरोलॉजिकल साइंस टू बी स्पेशली लुक्ड फॉर। सो 4 न्यूरोलॉजिकल साइंस टू बी स्पेशली लुक्ड फॉर विल बी, जो पायोजेनिक के केस में देखे थे वही लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट। देन 5 years old बॉय, फीवर, कफ की हिस्ट्री है, और ये फीवर जो है उसको बहुत 2 हफ्ते से है, तो दिस विल बी क्रॉनिक फॉर्म। DDs और इन्वेस्टिगेशंस, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। 6 साल की बच्ची है, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग लास्ट 3 वीक से है, 3 हफ्ते से। जब ज़्यादा क्रॉनिक हिस्ट्री आ जाए और इस तरह से मेनिंजाइटिस के साइंस आ रहे हो, तो पार्शली वैक्सीनेटेड है ये बच्ची, तो दिस विल बी टीबी, ठीक है। तो 3 DDs आपने बताने हैं। वर्कअप पे आप इन्वेस्टिगेशन लिखोगे, 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। लो ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग 3 महीने से, और उसकी फैमिली हिस्ट्री टीबी पे है पॉजिटिव, ठीक है, टीबी थेरेपी ले रही है, तो ये सेम है। फिर अनवैक्सीनेटेड है और लो ग्रेड फीवर, क्रॉनिक कफ है, सो दिस विल बी 15 दिनों से फीवर, बुखार, ये सारा कुछ हो रहा है, सीजर्स भी हो रहे हैं, सो दिस विल बी टीबी, ठीक है। अब इसकी आप टीबी आप इस तरह लिखोगे, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। यू विल राइट कंप्लीट थिंग लाइक डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस विद ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इन्वेस्टिगेशंस में जो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं वही सारी आप लिखोगे। और मैनेजमेंट में सबसे पहले स्पॉटिव मैनेजमेंट जो हमने पायोजेनिक और इसकी सेम देखी है, उसके बाद आप स्पेसिफिक लिखोगे एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, सो उसकी डोजेज समेत आप लिखोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट में हम करते हैं सेरिब्रल मलेरिया।
इनकेफेलाइटिस करके ना फिर सेरिब्रल मलेरिया कर लेते हैं।